Hello दोस्तों, welcome to the IAS Hub. Today we are beginning with a crash course on history which would help you in preparing for your HCS prelims exam as well as for HCS means exam. इस क्रैश कोर्स में इन टोटल 30 के करीब सेशंस होंगे जो बिगनर स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ साथ जो स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री को अच्छे से एक बार पढ़ा हुआ है उनके लिए भी ये क्रैश कोर्स बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस क्रैश कोर्स के थ्रू वो देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपना रिवाइज कर पाएंगे. नाउ लेट अस बिगिन विद द सेशन. तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि वाई आर वी रीडिंग हिस्ट्री, वाई आर वी स्टडिंग हिस्ट्री. तो पहली ऑब्वियस चीज तो हमारे सामने ये है कि भाई हम पेपर दे रहे हैं और हमें इस पेपर को पास करना है जिसमें हमें मार्क्स हिस्ट्री में से फेच करने हैं, इसलिए हम इसको रीड कर रहे हैं. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए. देखो, आपने अल्टीमेटली एज ए ब्यूरोक्रेट काम करना है और ब्यूरोक्रेट के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड वेरियस कॉजेस दैट आर सस्टेनिंग दीज प्रॉब्लम्स. और उनके ओरिजिन को और उनके कॉजेस को समझने के लिए, एक आपका बेटर पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए हिस्ट्री बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. अब हिस्ट्री की हमने रेलेवेंस समझी. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या. सो व्हाट वुड वी स्टडी इन हिस्ट्री. देखो, इसका आंसर हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी देती है. हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी का जो टाइटल है वो है आर पास्ट्स. तो आर पास्ट्स, यहां पे जो पास्ट वर्ड है वो प्लूरल में यूज किया गया है. इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है. So it is trying to tell us कि history is not just about kings and queens, किस तरीके से डायनेस्टीज रन करी, but it is also about the life of a common man, such as merchants की कैसी लाइफ थी, वुमेन की लाइफ किस टाइप की थी अक्रॉस पीरियड्स, किस तरीके से सोसाइटी के वेरियस इविल्स ओरिजिनेट होते हैं, किस तरीके से वो वेरियस इविल्स अपनी जो शेप है वो चेंज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो हिस्ट्री में हमारा जो फोकस रहेगा, इस क्रैश कोर्स में भी हमारा यही फोकस रहेगा कि हम कंपोजिट वे में पूरे जो हमारा पास्ट है उसको समझने की कोशिश करें. अब इस पास्ट को समझेंगे हम कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका पिछले 2 साल किस तरीके से रहे, तो उस चीज को अगर आपको रीड करना है, उस चीज को अगर आपको समझना है, तो आप कुछ सोर्सेज को यूज करोगे. वो सोर्सेज हो सकते हैं कि आप अपनी व्हाट्सएप चैट को पढ़ रहे हो, वो ये हो सकता है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चेकआउट कर रहे हो. कोई अगर डायरी लिखता है स्टूडेंट तो अपनी डायरी को रीड करेगा अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो यहां पर हम पूरी सोसाइटी के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं. तो इट मींस कि हमें कुछ सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के सोर्सेज हमें हेल्प करते हैं हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो ओवरऑल ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो पहले हम मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं. देन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो ये 4 ब्रॉड हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं. तो मटेरियल रिमेन्स क्या होता है. देखो, जैसे कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसको अगर हमें समझना है तो हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन कौन सी चीजें आज तक अवेलेबल हैं. तो अगर मैं हड़प्पन की स्पेसिफिकली जैसे बात कर रहा हूं तो हम देख सकते हैं कि मोहनजोदारो का हमें लेआउट प्लान मिला कि मोहनजोदारो में हमने देखा कि सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. वेस्टर्न पार्ट जो कि अपर पार्ट है जिसको सिटाडल बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट यहां पे जिसको लोअर पार्ट है, और वो कनेक्टेड है, आपस में इनकी बाउंड्रीज भी हैं. तो इस तरीके से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शायद सोसाइटी में डिविजन्स हुआ करती थी, इनइक्वालिटी हुआ करती थी. तो मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे हम पास्ट की हैपनिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ और मटेरियल रिमेन्स भी हो सकते हैं सच एज पॉटरी. तो किस टाइप की पॉटरी यूज हो रही है, क्या आप पॉट्स को, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो या डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हो. तो इस तरीके से कुछ मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. सेकंड जो हमने बात करी थी वो है कॉइन्स. अब कॉइन्स हमें बताते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में उस टाइम पीरियड की. अगर कॉइन्स की सर्कुलेशन किसी पीरियड में हमें ज्यादा मिल रही है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यार वहां पे उस टाइम पे इकोनॉमी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही थी.
अगर कॉइन्स की सर्कुलेशन कम मिल रही है तो हो सकता है कि इकोनॉमी प्रॉस्पर ना कर रही हो। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की स्पेसिफिक बात करूं तो हमारे सामने ये दो चीजें आती हैं। पहली बात ये कि पोस्ट मौर्यन और साथ साथ जो गुप्ता पीरियड है, इस टाइम पे जो कॉइन्स की सर्कुलेशन थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो इसका मतलब है कि ये जो पीरियड्स हैं उसमें हमारी इकोनॉमी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही थी। अगर मैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करूं, दैट इज वर्धन डायनेस्टी, जिसका बेस थानेसर में हुआ करता था हरियाणा के, तो वहां पे जो कॉइन्स की यूसेज थी वो कम हो गई थी। तो इट इज टेलिंग अस अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम पीरियड एज वेल एज कॉइन से हमें वहां के रिलीजन के बारे में पता लगता है, कॉइन से हमें किंग्स और क्वींस के बारे में पता लगता है। सच ऐसे गुप्ता पीरियड के ये कॉइन्स हैं, इसमें किंग ने अपने आप को अपनी वाइफ के साथ इंस्क्राइब कराया है। कॉइन के एक पार्ट में किंग और क्वीन को आप देख सकते हो, उसके दूसरे पार्ट में लिच्छवी वर्ड को टाइप किया गया है। सो इट इज टेलिंग अस द ओरिजिन ऑफ द क्लैन ऑफ द बेसिकली द किंग। बेसिकली यहां पे क्वीन की क्लैन हुआ करती थी लिच्छवी। तो कॉइन्स से हमें काफी चीजें पता लगती हैं। कॉइन्स की कहां कहां पे सर्कुलेशन है उससे हमें यह भी पता लगता है कि डायनेस्टी का फैलाव कहां तक था। So it is an important source to understand reconstruct history. तीसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स आता है वो है इंस्क्रिप्शन और फोर्थ है मैन्यूस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, ये दोनों ही लिटरेरी सोर्सेज हैं। मींस हम यहां पे किसी लिटरेरी टेक्स्ट के बेसिस पे पास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसमें आपने जो भी चीजों को लिखा है वो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा है, आप कुरेद कर उसके ऊपर लिख रहे हो। और मैन्यूस्क्रिप्ट का बेसिकली मीनिंग है बुक्स, जिसमें आप सॉफ्ट सरफेस को यूज करके उसके ऊपर चीजों को लिख रहे हो। जनरली हम पाम लीव्स के ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आते हुए देखते थे। इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंस्क्रिप्शंस, तो हमारे सामने हमने देखा कि हिस्ट्री में अशोकन पिलर्स थे। अशोकन पिलर्स में काफी चीजें लिखी गई विच टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ दैट पीरियड। अशोका ने जैसे धम्मा को प्रोपगेट करने के लिए अपने पिलर्स के ऊपर मैसेजेस लिखवाए, फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज। उन मैसेजेस से हमें पता लगता है कि किस टाइप का वो किंग था, वो अपने आप को किस तरीके से रेफर करता था। अशोका यूज टू कॉल हिमसेल्फ देवनम्पिया पिया राजा दासेन, कि ऐसा राजा जो कि देवों को प्रिय है, जो कि देखने में प्रिय है। तो इट इज टेलिंग अस अबाउट अ किंग हु इज बेनेवोलेंट इन नेचर। अगर मैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करूं तो वी कैन कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स मेजरली। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो बुक्स हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में। तो दो टाइप के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, एक तो इंडिजीनियस इन नेचर और दूसरे हो सकते हैं फॉरेन अकाउंट्स। जैसे कि अगर हमें मॉडर्न टाइम पीरियड को समझना है तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है, जो हमें उस टाइम पीरियड की पॉलिटी के बारे में बताता है, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताता है, उस टाइम की गवर्नेंस के बारे में बताता है। एंड सेकंड उसी टाइम पे हमने देखा कि इंडिका भी लिखी गई बाय मेगास्थेनस। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिजीनियस है चाहे फॉरेन अकाउंट है, वो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में कलेक्टिव और होलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मॉडर्न पीरियड को अगर आपको समझना है तो ये आपके सामने दो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। अगर आपको साउथ की हिस्ट्री को समझना है तो आप संगम टेक्स्ट को पढ़ोगे। अगर आपको गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में समझना है तो आप देखेंगे कि गुप्ता के टाइम पे फाहियान आए थे, चाइनीज पिलग्रिम, जिन्होंने अपनी बुक में गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में काफी चीजें लिखी हैं। पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड को अगर आपको समझना है तो आप देखोगे कि ह्वेनसैंग ही केम, जिन्होंने इवन जो वर्धन डायनेस्टी है वहां पे महायान बुद्धिज्म को भी प्रोपगेट किया, तो उन्होंने भी अपनी अकाउंट बुक लिखी जिससे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो ये हमने बात करी है कि हिस्ट्री को हमने पढ़ना क्यों है, हिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है और हिस्ट्री को हमने पढ़ना कैसे है। अब इस बेसिस पे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेस के बेसिस पे वी कैन डिवाइड हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सो हिस्ट्री को हम आगे चल के स्टोन एज को पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एजेस। बट उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस वी कैन डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस है और किसी चीज के बेसिस पे नहीं है। तो प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें देयर इज नो रिटन एविडेंस। उस टाइम पे लोगों ने स्क्रिप्ट को डेवलप नहीं किया था, दे डिडंट नो कि किस तरीके से अपने अक्षरों को लिखना है, तो देयर इज नो रिटन एविडेंस।
तो इस टाइम को हम कैसे समझेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेटीरियल रिमेन्स। सेकंड, प्रोटो हिस्ट्री। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो स्टोन एज के टाइम पे हमें लिखना नहीं आता था, तो हमने वहां के स्टोन टूल्स के बेसिस पे उस टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करी ऑन द बेसिस ऑफ मेटीरियल रिमेन्स। सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री। सो प्रोटो हिस्ट्री में वी नो प्रोटो हिस्ट्री में वी कैन सी कि रिटन सोर्स तो है, देखो स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी थी, बट क्या हम हर टाइम पीरियड की हर स्क्रिप्ट को समझ पाए हैं? नहीं। प्रोटो हिस्ट्री के टाइम की जो स्क्रिप्ट है उसको हम समझ नहीं पाए हैं। इसकी एग्जांपल है इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो इस टाइम पीरियड को भी समझने के लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल रिमेन्स। थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें रिटन स्क्रिप्ट इज देयर एंड वी आर ऑल्सो एबल टू डिसाइफर इट। सो इस टाइम पीरियड को हम मेटीरियल रिमेन्स के द्वारा भी और लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा भी समझते हैं। जैसे कि वैदिक पीरियड, उस टाइम के जो सोर्सेज हैं, रिटन सोर्सेज हैं, उनको हम समझ पा रहे हैं। जैसे कि जो ऋग्वेद है और जो आगे जो हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आए, तो उनके बेसिस पे भी हम इस टाइम पीरियड को समझ रहे हैं, एज वेल एज जो वहां के मेटीरियल रिमेन्स है उसके बेसिस पे भी समझ रहे हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे हिस्ट्री की डिवीजन है। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट हो आपको तो यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड उस डाउट को टेकअप किया जाएगा। अब हिस्ट्री की जैसे हमने बात करी कि प्री हिस्ट्री में स्पेसिफिकली स्टोन एज, सबसे पहले इंसान ने स्टोन टूल्स को यूज करके अपने सर्वाइवल को इंश्योर किया। तो इफ आई टॉक अबाउट कलेक्टिवली स्टोन एज के बारे में, तो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो चलता है 20 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट टू 5000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। तो 20 लाख, सॉरी 2 मिलियन ईयर्स, नॉट 20 मिलियन ईयर्स, माय मिस्टेक, 2 मिलियन ईयर्स टू 5000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। तो 20 लाख साल से लेकर 5000 साल बिफोर कॉमन एरा तक जो टाइम पीरियड है वो स्टोन एज का टाइम पीरियड है। अब क्या हिस्ट्री डायनेमिक सब्जेक्ट है? बिल्कुल है भाई। कैसे है? पहले के टाइम पे हमने ये देखा था कि स्टोन एज हमारी जो टाइम पीरियड था वो कम था, हम उसको 2 लाख साल से काउंट करते थे। बट जैसे जैसे एक्सकवेशंस इंक्रीज होते रही तो हमने देखा कि स्टोन एज तो और भी पीछे जा रही है। आगे भी चल के जब हमारी एक्सकवेशंस बेटर होंगी तो वी कैन probably say in future की stone age started from 3 million years और 4 million years before common era। तो इस तरीके से हिस्ट्री भी डायनेमिक सब्जेक्ट है। जैसे जैसे हम इसको समझना, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हमारी और डायमेंशंस खुल के सामने आएंगी। ओके, तो स्टोन एज को हमने ब्रॉडली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है, आज की क्लास में हम इस चीज को समझेंगे। स्टोन एज बेसिकली वो टाइम पीरियड है जो कि जिसमें कोई रिटन सोर्स नहीं है, बट हम उस पीरियड को समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टोन टूल्स जो कि उस टाइम पे यूज किए जाते थे। इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये वर्ल्ड ओवर जो टाइम पीरियड है, ये 2 मिलियन ईयर्स टू 5000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। आपको बहुत ज्यादा टाइम पीरियड में कंफ्यूज होने की वैसे जरूरत नहीं है। आपका जो फोकस एग्जाम के लिए होगा वो मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता रहूंगा। तो इंडिया में जो स्टोन एज है, इट स्टार्टेड अराउंड 6 लाख ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। 6 लाख साल पहले ऑलमोस्ट शुरू हुई थी यार, और इट वेंट ऑन टिल 5000 BCE। और इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पेलियोलिथिक, जिसका टाइम पीरियड है 6 लाख ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू अराउंड 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद मेसोलिथिक, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 8,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। और देन नियोलिथिक, 8,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 5,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। अब यहां पे हमने स्टोन्स के बेसिस पे ही एज को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज में जो इंसान था वो हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा था, वो जानवरों को मार रहा था और फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहा था। उस टाइम पे उसने जानवरों को मारने के लिए स्टोन टूल्स को यूज करना शुरू किया। तो उस टाइम पे जो हमें स्टोन टूल्स हमें मिले वो जनरली हम देखेंगे कि इस टाइप के टूल्स थे जिससे जानवरों को मारा जा सके, जिनका साइज बड़ा है अपने आप में। सेकंड, हम देखेंगे ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व हुआ है इंसान, उसकी जो बुद्धि है वो भी इवॉल्व हुई, उसने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे
स्टोन्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया, उसने छोटे साइज के स्टोन टूल्स बनाने शुरू कर दिए जो कि उसके लिए ज्यादा एफिशिएंट थे। तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मीजोलिथिक, जिसमें माइक्रोलिथ्स आए, बेसिकली छोटे टूल्स आए। और जो थर्ड पीरियड है दैट इज नियोलिथिक, ये बेसिकली वो टाइम पीरियड है जिसमें इंसान ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो यहां के जो हमें स्टोन टूल्स मिले उस वो बेसिकली रिलेटेड थे एग्रीकल्चर से, कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर में फसल को जोत रहे हो, किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो स्टोन टूल्स हैं। सो ये स्टोन टूल्स से हम ब्रॉडली कह सकते हैं जो कि लार्ज इन साइज थे, विच वर मेंट फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। और ये जो टूल्स थे ये माइक्रोलिथ्स थे, जिनका जो साइज था वो डिक्रीज हो गया। और ये जो टूल्स थे दे वर मेजरली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम इन तीनों एजेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले है पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक को अपने आप में ही तीन टाइप्स में, तीन फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक। सो ये है इसका टाइम पीरियड अराउंड 6 लाख ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 1.5 लाख ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। देन मिडल पेलियोलिथिक, जिसमें टाइम पीरियड हमारा आता है 1,50,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 35,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। एंड देन अपर पेलियोलिथिक दैट इज 35,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। अब किसी किसी बुक में यहां पे 10,000 की जगह 12,000 भी लिखा हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ईयर्स हमारे लिए वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो पेलियोलिथिक की अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो किस टाइप के टूल्स यहां पे यूज करे इन्होंने इन तीनों एजेस में, जैसे कि चॉपर को यूज किया गया एनिमल की स्किन को चॉप करने के लिए, फिर नाइफ को यूज किया गया कि स्किन को आप उससे खदेड़ रहे हो, स्क्रैपर को यूज किया गया। तो ये बेसिकली जो टूल्स थे दे वर मेंट टू किल एनिमल्स एंड एक्सट्रैक्ट देयर स्किन। इन जो टूल्स हैं इनका साइज जनरली बड़ा हुआ करता था। देन इसके बाद हमने देखा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, विच विल गिव राइज टू मेसोलिथिक एज। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेलियोलिथिक में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है वेरियस साइट्स जो कि पेलियोलिथिक की हैं। अब किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज ने या यूपीएससी ने अभी तक इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा कि लोअर पेलियोलिथिक की साइट कौन सी है, मिडिल पेलियोलिथिक की साइट कौन सी है, अपर पेलियोलिथिक की साइट कौन सी है। ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है पेलियोलिथिक की कौन सी साइट्स हैं। तो यहां पे पेलियोलिथिक की हम साइट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोन वैली इन पंजाब, बिलान वैली इन यूपी, चिरकी नेवासा इन महाराष्ट्र, नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड भिम्बेटका इन मध्य प्रदेश। इसके अलावा देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट साइट दैट इज बोरी इन महाराष्ट्र। आई वुड वांट कि अगर आप बहुत ही कंसाइज नोट्स इस टाइम पे बना सकते हैं साथ साथ इन लेक्चर्स के, तो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो ये साइट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। देन लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइम पीरियड दैट इज मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का जैसे हमने अभी तक बात करी कि जो टाइम पीरियड है इंडिया में वो चला है 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 8,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। अब मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड था वहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि अर्थ का जो क्लाइमेट था वो थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ, अर्थ बिकेम नेचुरली वार्म। अर्थ के फेजेस होते हैं आइस एज, वाटर एज, आइस एज, वाटर एज। तो यहां पे जो वाटर एज है वो कहीं ना कहीं पे शुरू हो रही है, दैट इज इन दिस टाइम पीरियड 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। इस टाइम के आसपास जो वाटर एज है वो शुरू हो रही थी। तो अर्थ का जो टाइम, जो क्लाइमेट था वो वार्म हो रहा था। जब अर्थ का क्लाइमेट वार्म हुआ तो आइस कैप्स पिघलने शुरू हो गए। आइस कैप्स पिघले तो रिवर्स ओरिजिनेट हुए। रिवर्स ओरिजिनेट हुए तो वहां पे हम देखेंगे कि फॉरेस्ट्स इमर्ज होने शुरू हो गए। तो एक कड़ी बनी कहीं ना कहीं पे, वार्म हुई अर्थ, वार्म क्लाइमेट आया जिससे आइस कैप्स मेल्ट हुए। आइस कैप से फिर रिवर्स निकले, रिवर्स ने बेसिकली फॉरेस्ट्स को जन्म दिया। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि फ्लोरा में चेंजेस हुए। इसके साथ साथ इन फॉरेस्ट के ऊपर जो थ्राइव करने वाले एनिमल्स थे उसकी पॉपुलेशन भी उनकी इंक्रीज होनी शुरू होगी, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा स्टॉक है जिसके ऊपर आप थ्राइव कर सकते हो। तो यहां पे फौना में भी चेंजेस होने शुरू हुए। तो ये टाइम पीरियड था बेसिकली मेसोलिथिक का, जिसमें वी विल सी मैनकाइंड स्टार्टेड विद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज
एंड एज वेल एज इसी टाइम पीरियड में वी बिगेन यूजिंग माइक्रोलिथ्स, छोटे टूल्स को हमने यूज करना शुरू किया, सच एज वी कैन सी ब्लेड्स, नाइव्स पहले भी थे बट उनको और भी छोटा बना दिया गया, उनको और भी शार्पन कर दिया गया। ब्यूरिन, डैगर, पॉइंट्स, ये टूल्स मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे यूज हुए। देन थर्ड जो हमारा टाइम पीरियड आता है वो है नियोलिथिक एज। बेसिकली अगर मैं ब्रॉड मायने में बात करूं तो जो मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड था हमारा, Mesolithic was basically a transitionary phase। ये तो इनके टर्म से भी पता लगता है, जैसे लिथिक वर्ड का मीनिंग है स्टोन और पेलियो वर्ड का मीनिंग है ओल्ड, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। यहां पे जो मीजो वर्ड है इसका मीनिंग है मिडल और लिथिक का मीनिंग है एज यू कैन सी स्टोन, और यहां पे नियो का मीनिंग है न्यू, तो इट इज न्यू स्टोन एज। तो जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड है दैट इज 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 8,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा, वो एक मिडिल पार्ट है और वो ट्रांजिशनरी फेज है। मेसोलिथिक के टाइम पे जब क्लाइमेट वार्म हुआ तो ऐसे प्लांट्स ग्रो करने शुरू हुए जिनकी सीड्स थी। इन चीजों को ह्यूमन काइंड ने ऑब्जर्व करना शुरू किया और इसी ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट हमने उठाया आगे वाले टाइम पीरियड में चल के, दैट इज हमने एग्रीकल्चर को खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो जब हमने एग्रीकल्चर को खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो हमारी ट्रांजिशन हो गई फ्रॉम मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, क्योंकि नियोलिथिक एज की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हमने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नियोलिथिक एज इज एग्रीकल्चर, और मेसोलिथिक का था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन हमने पहले शुरू कर दी थी, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, और एग्रीकल्चर को हमने साथ में शुरू कर लिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ह्यूमन एवोल्यूशन में यहां पे अकर होती हैं। इसके साथ साथ अब पहले का जो इंसान था पेलियोलिथिक एज का, स्पेसिफिकली मेसोलिथिक एज का, उसकी कैसी लाइफ हुआ करती थी? वो हंटिंग एंड गैदरिंग करा करता था, वो हंट करता था इंसान जानवरों को और उनको खाता था, साथ ही साथ वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट किया करता था। इस वजह से जो उसका सर्वाइवल का मोड था दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग, उस वजह से उसकी जो लाइफ थी वो थी लाइफ ऑफ ए वॉन्डरर। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करता रहता था। ऐसा क्यों होगा भाई, क्यों वॉन्डर कर रहे हो आप? कुछ रीजंस थे। पहली बात, अगर आपको हंट कर रहे हो तो अगर आप एक ही जगह पे रह के हंट करी जाओगे तो कुछ टाइम बाद उस सभी एरिया की जो भी फौना है, जो भी वहां के एनिमल्स हैं, उनको आप खा लोगे, देन यू वुड हैव टू मूव टू सम अदर प्लेस। सेकेंडली, एज वी नो कि एनिमल्स आर देमसेल्व्स ऑन मूव। एनिमल्स मूव करते रहते हैं प्रे की तलाश में, शिकार की तलाश में। अगर आपको एनिमल्स को खाना है तो आपको भी उनके साथ साथ मूव करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एनिमल कहां जा रहा है जिसको आपने खाना है। थर्ड, हम देखते हैं कि यहां पे जो फ्रूट्स हैं वो सीजनल होते हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, लेट्स से नॉर्दर्न पार्ट में हो, तो आपको देखोगे कि सदर्न पार्ट में दूसरे सीजन में फ्रूट्स हो रहे हैं। तो आप कॉन्टिन्यूसली ऑन द मूव हो, क्योंकि डिफरेंट ट्रीज डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट्स को बियर करते हैं। फोर्थ, आपको वाटर के पास रहना जरूरी है, और कई बार होता था कि जो रिवर्स हैं वो सीजनल हुआ करते हैं। कुछ रिवर्स पेरिनियल होते हैं जिनमें हर टाइम पे पानी होता है, जैसे कि नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स हैं, पर कुछ रिवर्स सीजनल होते हैं जिनमें बेसिकली जो पानी है वो हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, वो किसी किसी सीजन में ज्यादा है, किसी किसी सीजन में वहां पे पानी नहीं होता है। तो इस रीजन की वजह से जो मैनकाइंड था वो पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में एज ए वॉन्डरर रह रहा था। बट यहां पे इफ आई कम टू नियोलिथिक टाइम पीरियड, तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एग्रीकल्चर को आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बिकॉज यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से सीड्स को यूज करके चीजों को ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना है तो यू कैन नॉट मूव, आपको एक टाइम पीरियड वहां पे देना पड़ेगा। आप पहले क्रॉप को डालोगे, फिर उसको उगाओगे, फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको हार्वेस्ट करोगे, फिर उससे आप उसको यूज करोगे। तो बेसिकली जो इंसान है उसको सेटल्ड लाइफ को शुरू करना पड़ा। तो यहां से हम देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन की तरफ इंसान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसने एक पर्टिकुलर जगह में रहना शुरू कर दिया। अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो तो इट गेव राइज टू ड्वेलिंग यूनिट्स।
इस टाइम पे हमने देखा कि इंसान ने घर बनाने शुरू किए। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि किस टाइप के घर बना रहा था वो, एंटीलिया जैसे बना रहा था या कुछ और टाइप के बना रहा था। प्लस इस टाइम पे आपने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्रॉप्स आपके ग्रो हो रहे हैं, उन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए आपने पॉटरी को भी स्टार्ट किया, आपने पॉट्स बनाने शुरू कर दिए। इससे पहले आपको पॉट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इसके अलावा वी विल सी कि कुछ सोशल प्रैक्टिसेस भी इमर्ज हुई, बिकॉज नाउ यू आर लिविंग अ सेटल्ड लाइफ इन अ एरिया, तो कुछ सोशल प्रैक्टिसेस को हम ट्रैक कर पाए हैं इन द न्यूलिथिक फेज। सो इफ वी कम अक्रॉस ड्वेलिंग यूनिट्स, इफ वी टॉक अबाउट ड्वेलिंग यूनिट्स, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट साइट्स में, जो ये हम आगे चल के भी साइट्स को कवर करेंगे, डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट टाइप के ड्वेलिंग यूनिट्स बनाए गए। जैसे मेहरगढ़ जो कि आज के बलूचिस्तान वाले रीजन में है, उसमें हमने देखा कि रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाए गए, जिसमें घरों को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। तो ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट है। देन इफ आई टॉक अबाउट कश्मीर, तो कश्मीर में 2 इंपॉर्टेंट हमें न्यूलिथिक की साइट्स मिलती है, एक है बुर्ज़ाहोम, दूसरी है गुफ्कराल, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि पिट हाउसेस को बनाया गया। पिट हाउसेस मतलब कि पहले आपने खड्डा खोदा, खड्डा खोदने के बाद उसके नीचे आपने घर को कंस्ट्रक्ट किया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पिट हाउसेस यहां पे कंस्ट्रक्ट करे गए थे। अब इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं न्यूलिथिक की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं? सबसे पहले है मेहरगढ़, विच इज इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान। और यहां पे मेहरगढ़ जो है वो पहली साइट थी इंडिया में जहां पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया। यहां पे व्हीट एंड बार्ले को ग्रो किया गया था सबसे पहले। देन हमने कश्मीर वाले रीजन में भी कुछ साइट्स को आते हुए देखा, जैसे कि बुर्ज़ाहोम, गुफ्कराल, ये दोनों जो साइट्स हैं वो श्रीनगर के पास पड़ती हैं। देन हम देखेंगे कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में भी कुछ सेटलमेंट्स थी जहां पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया, सच एज चिरांड, डाजौली हेडिंग। इसके अलावा साउथ में काफी हमें सेटलमेंट्स दिखी जहां पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया, पिकलीहल, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कुपगल, पय्यमपल्ली, उतनूर। तो ये डिफरेंट साइट्स हैं। ये साइट्स इनफ हैं आपके लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके। ये बेसिकली साइट्स वही हैं जो कि एनसीईआरटीज में गिवन है। अब इसका कोई एंड तो है नहीं साइट्स का, टोटल 560 प्लस साइट्स हुआ करती थी। अब आपको 560 की तो सभी याद नहीं करनी है, बट आपको कुछ एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा। तो हम जो बेंचमार्क रखते हैं वो है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में जो साइट्स मेंशन है हम उन्हीं को ही सिर्फ कवर कर रहे हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स। अगर मैं कश्मीर की बात करूं यहाँ का न्यूलिथिक कल्चर की, तो यहाँ पे बोन टूल्स को भी यूज किया गया था अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे जो चिरांड है, यहाँ पे भी बोन टूल्स को यूज किया गया था। तो कुछ स्पेसिफिक साइट्स की स्पेसिफिक अपनी यूनिकनेस है, उसको भी हमने समझना है। कश्मीर में पिट हाउसेस बनाए गए जैसे हमने अभी देखे, और मेहरगढ़ में रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाए गए। मेहरगढ़ में हमने एक और प्रैक्टिस को भी देखा, दैट इज ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं सोसाइटी का, विच टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द टाइम पीरियड। अगर मैं मेहरगढ़ की बात करूं तो मेहरगढ़ में हमें बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स पे ऐसे देखने को मिला कि गोट हैज बीन बरीड अलोंग विद द मास्टर। और अगर मैं कश्मीर के नियोलिथिक कल्चर की बात करूं तो वहां पे हमने देखा कि डॉग हैज बीन बरीड अलोंग विद मास्टर। तो ये अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस की स्पेसिफिक यूनिकनेस हुआ करती थी। तो इट इज टेलिंग अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑल्सो। हो सकता है कि उस टाइम के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो सकता है कि वो सोचते हो कि जो चीज आप साथ में बरी कर रहे हो वो आप उसको नेक्स्ट जन्म में भी यूज कर पा रहे हो। देखो, जो प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड है जिसमें कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पीरियड को हम अपने कंजक्चर्स के थ्रू ही समझते हैं, हम अपने गेसेस के थ्रू ही समझते हैं। हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यही उनका बिलीव था। वी आर मेकिंग अवर रीजनेबल गेसेस कि इस तरीके से हो सकता है चीजें हुई हों। जैसे हमने हड़प्पा में लेआउट को देखा तो हमने उसको रीजनेबल गेस किया कि हो सकता है वहां पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो सकता है कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो और जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे कॉमन जनता रहती हो। तो हमारे अपने जो इंटेलिजेंट गेसेस हैं उसके बेसिस पे ही हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को समझते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन। देन ओवरऑल अगर मैं बात करूं न्यूलिथिक एज में क्या हमारी मेजर प्रोग्रेस थी और हमारी क्या मेजर लिमिटेशन थी। देखो, प्रोग्रेस तो आप सब देख ही पा रहे हो कि न्यूलिथिक हैज बीन द टाइम पीरियड जिसमें हमने
एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू किया, वी मूव्ड इन अ सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू किया, हमने पॉटरी को बनाना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी न्यूलिथिक एज की, जो इससे पहले नहीं हो रहा था। तो सेटलमेंट्स इमर्ज हुई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ, हमारी जो सस्टेनेबिलिटी थी वो बेटर होगी, हमारी सर्वाइवेबिलिटी बेटर होगी। बट कुछ लिमिटेशंस भी थी न्यूलिथिक एज की। वो क्या लिमिटेशंस थी? देखो, आपने एग्रीकल्चर को तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, पर वो किस टाइप का एग्रीकल्चर था? वो एग्रीकल्चर आपका सिर्फ आपको सस्टेन ही कर पा रहा था। देयर वॉज नो सरप्लस, बेयर सब्सिस्टेंस बेस्ड जिसको हम बोल सकते हैं, आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हो। देयर वॉज नो सरप्लस इन्वॉल्व। पहली लिमिटेशन कि आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड लिमिटेशन है यू आर स्टिल डिपेंडेंट ओनली अपॉन स्टोन टूल्स। आपने अभी मेटल्स को यूज करना शुरू नहीं किया है। मेटल्स से आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो जाएगी। आप अभी सिर्फ स्टोन टूल्स को ही यूज कर रहे हो, और स्टोन टूल्स को अगर आप यूज कर रहे हो तो एक और लिमिटेशन है कि आप स्टोन टूल्स को यूज करने के लिए आप सिर्फ उन्हीं जगह पे अपनी सेटलमेंट्स बना सकते हो जहां पे स्टोन्स अवेलेबल हैं, सच एज रिवर बेड्स, सच एज हिली ट्रैक्ट्स। तो इन्हीं एरियाज में ही आप अपनी सिर्फ जो सेटलमेंट है उनको एस्टेब्लिश कर सकते हो। आप इसके अलावा जहां पे स्टोन की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे अपने स्टोन टूल्स को नहीं, वहां पे अपनी सेटलमेंट को आप नहीं बसा सकते। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट स्टोन एज, जिसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पेलियोलिथिक में हम हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे। मेसोलिथिक में बिकॉज क्लाइमेट चेंज हुआ तो फ्लोरा एंड फौना में चेंज आया, जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू करा, प्लस हमने माइक्रोलिथ्स को यूज करना शुरू किया। देन हमारा न्यूलिथिक आया, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशंस को यूज करके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू किया। उस एग्रीकल्चर की वजह से हमने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू करी, और हमने पॉटरी जैसी आर्ट फॉर्म्स को भी इंप्लाई किया। इसकी कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी। बेनिफिट्स हमने बात कर ली, लिमिटेशंस यही है कि आप अभी भी स्टोन के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशंस में अपनी सेटलमेंट को एस्टेब्लिश कर सकते हो, और आपका जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस बेस्ड है। तो दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस क्रैश कोर्स। नेक्स्ट सेशन में हम चैल्कोलिथिक पीरियड को और हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो सेशंस हैं वो किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन को आपको हेल्प करेंगे। ये जो सेशंस हैं आपको यूपीएससी के लिए भी हेल्प करेंगे। आप इस क्रैश कोर्स को एक एब्रिज्ड फॉर्म में देख सकते हो कि आपको एनसीईआरटी का एब्रिज्ड वर्जन मिल रहा है रिलेटेड टू द स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आई टेक योर लीव नाउ, हैव ए गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।